बेटा बात मत करो प्लीज। लिमिटिंग रिएजेंट ये कंसेप्ट नहीं पढ़ाया था ना? ठीक है, बात नहीं करोगे तो अच्छे समझ में आएगा। बाकी सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह ये सब करा दिया था हमने। लिमिटिंग रिएजेंट स्टार्ट करना है ना। ध्यान दो, बुक के चक्कर मत पड़ो। नोट्स मैंने आपको भेजा है ना पीडीएफ फॉर्म में पूरा, उसमें सब कुछ है, बस इतना सब यहाँ समझो। बुक में मत ढूंढो कहाँ है लिमिटिंग रिएजेंट ये सब, ठीक है? यहाँ समझिए, कुछ क्वेश्चंस देंगे आप उसको सॉल्व करिएगा। पहले मैं समझाऊंगा। देखो लिमिटिंग रिएजेंट बात आती है बेटा, देखो बताने को बोलूं तो बहुत ही अजीब सा टॉपिक है ये, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा कायदे से समझा जाए ना तो टॉपिक आसान हो जाएगा। इसके क्वेश्चन जो होते हैं अपन लोग बना नहीं पाते लिमिटिंग रिएजेंट का, तो पहले ये हमको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा अप्लाई करना है, ठीक है? तो होता क्या है, जब आपको 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स दिए जाएं, हिंदी समझते हो ना? क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है? तो 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट अगर दिए जाए और आपसे प्रोडक्ट वगैरह के मोल पूछे जाए, तो समझ जाना वहां पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा अप्लाई करना है, ठीक है? इत्मीनान समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। कब अप्लाई करना है? when 2 or more reactants are given, when 2 or more reactants are given, आपको केवल सुनना है और समझना है, कुछ लिखना नहीं है क्योंकि नोट्स आपके पास है। are given and we have to find out number of moles of product, बेटा वो नंबर ऑफ मोल्स भी पूछ सकता है प्रोडक्ट का, मास भी पूछ सकता है, कितना मास बना बताइए प्रोडक्ट का, ठीक है? देन कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज अप्लाइड। हो सकता है शुरू के 5 से 10 मिनट आपको ना समझे, पहले एग्जांपल में भी ना समझे, बट 2-3 क्वेश्चन करते करते बिल्कुल परफेक्शन आएगा, ठीक है? क्योंकि अजीब सा टॉपिक है, अभी जब पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा हाँ यार कैसी बातें कर रहे हैं बहकी से, ठीक है? लेकिन 2-3 एग्जांपल तक आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा, हाँ ये बात है। एग्जांपल अच्छे देंगे। कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज अप्लाइड। ना समझ में आए तब तक आप बोलते रहना, संकोच करने की कोई बात नहीं है कि नहीं समझा, आप सोच रहे हो सामने वाला क्या समझेगा, बगल वाला क्या समझेगा कि मुझे आ गया उसको नहीं आया। पढ़ाई में बेटा कभी भी आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए पूछने में, ठीक है? जितनी बार ना समझे आप उतनी बार पूछिए जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए, क्योंकि 2-3 जगह खुद का नुकसान होता है बेटा। कहीं खाना खाने गए और शर्मा गए, ठीक है, खुद का पेट नहीं भरेगा तो नुकसान अपना होता है, ठीक है? दबा के खाइए जहां जाइए। और उसके बाद क्या, पढ़ रहे हो तो पूछने में ये मत सोचना कौन क्या। देखो बेटा जो तुम्हारे ऊपर हंसता है ना, समझ लो उसको खुद नहीं आता, ये आप जान जाओ कि अरे पागल है इसको नहीं समझा रहा। मैं बोलता हूँ ना खूब पूछने का, भाई पढ़ने आए हो ना और पैसा दे रहे हो मुझे, ठीक है? तो पूछने का हक रखते हो तुम लोग। जितनी बार मन करे उतनी बार पूछना, ऐसे नहीं मैं गुस्सा उस्सा नहीं होता, जितना पूछो उतना मजा आता है मुझे, ठीक है? कुछ नए नए एग्जाम्पल आएंगे, कुछ बातें करेंगे, ठीक है? कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज अप्लाइड। हाँ लेकिन मूर्खता वाले क्वेश्चन मत पूछना। हाँ 1/2 को मैं 0.5 लिख दिया, सर ये कैसे हो गया, ठीक है? ये ऐसे लोग मुंबई में क्वेश्चन पूछते हैं 1/2 को, जो मैंने 8 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते ऐसे भी डाउट सॉल्व किया है, सर ये कैसे हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट इज अप्लाइड। चलिए तो क्या है बेटा कि अगर कोई भी आएंगे एग्जांपल पे आएंगे, एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, कि अगर किसी क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स दिए हों और हमसे पूछे भैया प्रोडक्ट के मोल कितने बनेंगे जरा बता दीजिए, तो समझ जाए बिना लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं जिससे अच्छी फील आएगी आपको। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, किसी सपोज करो बेटा हमारे पास एक हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन है A+B gives C+D। हाइपोथेटिकल क्यों है? क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है? हाइपोथेटिकल काल्पनिक है ये। A+B gives C+D। इसका बेटा अपने को दिया है, मैं इसे नोट सामने रखता हूं कि वही चीज पढ़ाऊं जो आपको नोट्स में घर जाने पे मिले। 2 मोल और B का अपने को दिया है 3 मोल, ये दिया है। मतलब A का मेरे पास कितने मोल है बेटे? 2 मोल। और B का कितने मोल है? 3 मोल। और आपसे बोला भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C कितना होगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D कितना होगा। तो बताइए क्या ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज को फॉलो कर रही है? When 2 or more reactant are given, कितने रिएक्टेंट है?
एंड वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। क्या मुझे प्रोडक्ट का ही मोल निकालना है? इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? या तो ए होगा या तो बी होगा। मतलब जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है ना बेटा, उसमें से एक ही जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कुछ बुक्स में लिखते हैं, ठीक है, रिएजेंट को रिएक्टेंट लिख देते हैं। तो या तो ए लिमिटिंग रिएजेंट होगा या तो बी लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बेटा लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है रिएक्शन का जो पूरी रिएक्शन को डिसाइड करता है। जैसे सपोज करो कि लिमिटिंग रिएजेंट ए आ गया, इसका मतलब ए ही डिसाइड करेगा कि बी तुम मेरे साथ कितना रिएक्शन करोगे, ठीक है, और ए ही डिसाइड करेगा सी और डी तुम कितना बनोगे। बात समझिएगा। यानी अगर ए लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो फिर बी भले 3 मोल है, मतलब ए डिसाइड करेगा तुमको मेरे साथ कितना रिएक्शन करना है। हो सकता है इसके दो ही मोल रिएक्शन करे, एक मोल इसका बेकार साबित हो बी का। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है बेटा वही डिसाइड करता है कि जो दूसरा रिएक्टेंट वो उसके साथ कितना रिएक्शन करेगा। क्या पूरा का पूरा 3 मोल रिएक्शन करेगा या 3 मोल से केवल 1 मोल ही ए के साथ रिएक्शन करेगा। और सी और डी तुम कितना बनोगे कौन डिसाइड करेगा? जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसे झटके में तुमसे पूछ ले कि भैया लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन बताओ, उसको एक लाइन में बोल देना, अभी मैं प्रूव कर दूंगा कि लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी रिएक्शन का वो रिएजेंट होता है जो रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी ये 2 मोल अगर सपोज करो ए अगर लिमिटिंग रिएजेंट बना, अभी निकालना बताऊंगा, परेशान मत होना। अगर ए अगर लिमिटिंग रिएजेंट बना तो रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन के लास्ट में ये पूरा खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये नहीं होगा, जो पूरा खत्म हो जाए रिएक्शन के दौरान वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। जो बचा रहे उसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट, जो थोड़ा बच गया। समझा क्या? तो अब बात है सर हम कैसे पता करेंगे कि ए लिमिटिंग रिएजेंट है या बी लिमिटिंग रिएजेंट है? तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा, एल आर लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू गिवन मोल, जितने मोल दिए हैं आपको, अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब अब इत्मीनान से, हाँ चलो मैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालने चल रहा हूं कि मुझे डिसाइड करना है भैया ए लिमिटिंग रिएजेंट है कि बी है। अच्छा बेटा ए का गिवन मोल कितना दिया है बताओ? 2 मोल। और स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है? किसी भी रिएक्टेंट के सामने जो मोल्स वगैरह रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने जो नंबर्स लिखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे मैं बोलूं कि N2 + 3H2 gives 2 moles of ammonia, तो यहाँ पे देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी 1 लिखा है, ये 3 ये 2, दिस इज कॉल्ड स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बात समझा क्या? तो बताइए ए के सामने क्या लिखा है? 1, तो 2/1 बोले तो 2 बराबर। आइए अब बी के लिए लिमिटिंग रीजन, गिवन मोल कितना दिया बेटे? 3। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, क्या हो गया? 3। अब जो वैल्यू छोटी है वही लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। अब बताइए 2 छोटा है या 3 छोटा है? 2। इसका मतलब ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब पूरी रिएक्शन की वाट कौन लगाएगा? ए, ठीक है। ए बोलेगा बी मेरे साथ तुम कितना रिएक्शन करोगे? तुम डिसाइड नहीं करोगे, मैं डिसाइड करूंगा। सी और डी तुम कितना बनोगे? ये मैं डिसाइड करूंगा। यानी जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है बेटा वही डिसाइड करता है कि मेरे साथ जो दूसरा रिएक्टेंट है वो कितना रिएक्ट करेगा और जो प्रोडक्ट है कितना बनेगा। भाई जो लिमिटिंग है बेटा वही तो डिसाइड करेगा। लिमिटिंग का मतलब कम, जो कंप्लीट खत्म हो जाए, ठीक है। तो अब देखो, अब जो काम करने चल रहा हूं ये अगर समझ जाओगे तो समझ लो तुम क्वेश्चन लगा लोगे। मैं अब पहले बता रहा हूं, ये वाला पॉइंट समझने में हर बच्चों को दिक्कत होती है, शायद पहली बार तुमको भी नहीं समझ में आया। अब मैं यहाँ में लाइन मार देता हूँ। लाइन मारना आता है तुम लोग को? वो तो मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ लाइन मार देता हूँ, चलो समझो। वो तो पता है बेटा, बड़े हो रहे हो, टेस्टोस्टेरोन का लेवल उछाल मार रहा है, लाइन तो मार समझो। 2 और 3। अब एक बात समझिएगा, अब मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान समझना बेटा, क्योंकि देखो मैं बताऊं शायद आपके स्कोप ऑफ सिलेबस से डिलीट भी कर दिया है लिमिटिंग रीजन का फंडा 11th में, बट बेटा आईआईटी भी पूछता है, नीट भी इसको पूछता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िए, आते हैं क्वेश्चन अच्छे अच्छे। क्योंकि जाके अभी तुम यूएसएस लगाने स्टार्ट कर दोगे ना, प्रदीप का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, बोलोगे सर पढ़ाया नहीं है। मेरे नोट्स में वो सब चीजें हैं जो एंट्रेंस में आती है, भले वो तुम्हारे 11th में अभी पैंडेमिक के कारण डिलीट किया गया, फिर भी मैं सब पढ़ाता हूँ जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो एंट्रेंस के, बोर्ड तो आप पास ही हो जाओगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है। अब मैं जो बात बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना, जो लाइन बोल रहा हूं उसको पकड़ना। 1 मोल ए के लिए 2 मोल ए चाहिए। मैं पहले बोल रहा हूं 5-10 मिनट आप परेशान होगे,
ठीक है, 1 मोल ए के लिए 2 मोल चाहिए। अब आपको लग रहा होगा क्योंकि यहाँ 1 है इसीलिए सर ऐसा बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि अगर यहाँ 20 भी लिखा होता तब भी मैं जो लिमिटिंग रिएजेंट था तो उसके लिए क्या लाइन बोलता, 1 के लिए 2 तो 20 के लिए 40। मेरी बात समझना, भले यहाँ पे 1 लिखा है तो ये हमारा सौभाग्य है। अगर यहाँ पे 20 भी लिखा होता ना, और जैसे मैं डिसाइड कर लेता कि लिमिटिंग रिएजेंट ये 2 है, तो मैं क्या लाइन बोलता, 1 मोल ए के लिए 2 मोल ए की रिक्वायरमेंट है, तो 20 के लिए कितना होता, 40 मोल, और मेरे पास है कितने, 2 मोल। यानी क्वेश्चन ही ना सॉल्व होता। सर दिए हो 2 मोल, चाहिए आपको 40 मोल, क्या कैसे मिलेगा आपको? ठीक है, अब जरा समझो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, नहीं 1, तो हमको तो वही लाइन बोलना है, 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 2 मोल, और अपने पास ये कितने हैं, 1 ही है, तो 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए। अच्छा 2 मोल चाहिए था, और अपने को गिवन मोल भी ए का कितना दिया था, 2 मोल चाहिए था, 2 मोल मेरे पास है, खत्म होके 0 हो गया, यानी ए खत्म हो गया पूरी तरीके से। तकलीफ होगी, मैंने बोला था 5-10 में तकलीफ होगी, अभी आता हूं इस चीज पे आता हूं, परेशान मत हो। लिमिटिंग रीजन का निकालना आया कि नहीं, पहले बताओ। लिमिटिंग में पता करना आ गया। जैसे तुम डिसाइड कर लो कि ए लिमिटिंग रिएजेंट होगा, फिर चाहे फिर यहां कुछ भी लिखा हो, आप एक लाइन क्या बोलोगे, 1 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए। फिर अगर सोचो अगर यहाँ 2 लिखा होता तो 1 के लिए 2, तो 2 के लिए 4 चाहिए होता, तो पक्की बात यहाँ 4 मोल दिया होता। अभी तो मैंने क्वेश्चन ऐसा बनाया है, ठीक है, तो क्या होगा, 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, और ये 1 ही मोल था, 1 के लिए 2 चाहिए, और गिवन मोल भी कितना दिया था, 2 मोल दिया था, 2 मोल चाहिए था, हो गया 0। बने रहो मेरे साथ। अब मैं पहले बताया तकलीफ होगी बेटा, थोड़ा सा आएगा, लेकिन लास्ट क्वेश्चन आते आते बिल्कुल परफेक्शन आएगा। ठीक है, अच्छा अगर बताइए ए लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी ए ही डिसाइड करेगा बी तुम मेरे साथ कितना रिएक्शन करोगे। अगर मैं 1 मोल के लिए मुझे 2 चाहिए, तो तुम्हें भी 1 मोल के लिए 2 ही चाहिए। अगर 1 मोल के लिए मुझे 2 मोल चाहिए, तुम्हें भी 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए। और यहाँ क्या लिखा है, 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, और इसका मोल कितना दिया है, पर चाहिए कितना केवल इसको 2, तो 3 - 2 यानी 1 मोल बी का बच गया, ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, यानी 1 मोल बच गया। देखो उसको समझ क्या पढ़ा रहे हैं यार। देखो आएंगे बिल्कुल समझाएंगे, बढ़िया समझाएंगे, परेशान मत हो। ये सब बच्चों को दिक्कत हुई, ऐसा नहीं तुम पहली बार सोच रहे हो, जितने भी बैच पढ़ाया हूँ इस क्वेश्चन तो सबको दिक्कत हुई है, लेकिन अभी अपने आप समझेगा। 2-3 क्वेश्चन को रुक के रहो बस, फिर से समझाता हूँ। देखो लिमिटिंग रीजन निकाल लिया, ठीक है, 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, और देखिए ये 1 ही था, ठीक है, तो इसका मतलब 1 मोल के लिए 2 मोल मुझे चाहिए था, और हमको गिवन भी कितना दिया था, 2 मोल, 2 मोल मुझे चाहिए था, और 2 मोल ही रिएक्ट करना है, 2 - 2 0, यानी एक क्या पूरी तरीके से खत्म हो गया रिएक्शन, 0 मोल यानी नहीं बचा ना है अब, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा अगर ए को 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो बी को भी 1 मोल के लिए 2 मोल ही चाहिए, और बी है कितने मोल, 3, तो उसका केवल 2 मोल ही यूज करना है आपको, तो 3 - 2 यानी 1, ये बच गया। ठीक है, अब सी और डी कितना बनेंगे, कौन डिसाइड करने वाला है, ए को 1 मोल के लिए कितना चाहिए था, 2, तो सी को भी कितना चाहिए 1 मोल के लिए, 2, और यहाँ है क्या, ए, तो ये भी कितना बनेगा, 2 मोल, ये भी कितना बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सी और डी 2-2 मोल बनेगा। ठीक है, हाँ बता रहा हूँ ना, अरे कैसे समझ में आएगा इतनी जल्दी। आप समझो, अगर ए को 1 मोल के लिए 2 मोल में पहले ही बता दे बेटा, देखो जो मैंडेटरी वार्निंग होती है पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है, जैसे पिक्चर में जाते ना कि धूम्रपान निषेध है, तो वैसे पहले बता देता भैया खतरनाक है ये, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं समझेगा बट समझेगा। तो एक देखो 1 मोल के लिए अगर इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा, तो बी को जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट हूं, अगर मैं 1 मोल के लिए 2 मोल रिएक्ट करूंगा, तो तुम्हें भी अगर तुम मेरे साथ रिएक्शन करने आ रहे हो, तुमको भी 1 मोल के लिए 2 मोल ही रिएक्ट करना होगा, यानी मैं ही डिसाइड करूंगा कि अगर मैं 1 मोल के लिए 2 मोल रिएक्ट कर रहा हूं, तो तुम भी 1 मोल के लिए 2 मोल रिएक्ट करोगे, और सी और डी तुम भी 1 मोल के लिए 2 मोल ही बनोगे, यानी 1 मोल के लिए 2 मोल अगर ये रिएक्ट कर रहा है, तो ये 1 मोल के लिए 2 मोल ही बनेगा। चलो बात नहीं समझ में आ रही, एक अच्छा एग्जांपल, हाँ मैं बता रहा हूँ, एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि जितना 1 मोल के लिए अगर ये 2 मोल रिएक्ट किया, तो 1 मोल के लिए 2 मोल ही क्यों बना। अच्छा बताओ, सपोज करो दिवाली का सीजन चला गया, सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास बेटा 100 रुपए है, अब बहुत इत्मीनान समझना, तुम्हारे पास 10 रुपए है, हो सकता तुम्हारे पास ज्यादा हो रहा है हिसाब में तुम लोग, ठीक है, मेरे पास 100 रुपए है, तुम्हारे पास 10 रुपए है, ठीक है, मैंने बोला चलो यार जुआ खेल लेते हैं, ठीक है, मानो मत मैं खेलता तो नहीं हूँ, बट बता रहा हूँ, समझो मेरी बात, समझो मेरी बात, लिमिटिंग रेंज समझ में आएगा। मेरे पास 100 रुपए है, तुम्हारे पास 10 रुपए है, मैं बोला चलो यार जुआ खेलते हैं,
तो मैंने बोला नहीं यार सर के साथ थोड़ा सा रिलेशन अच्छा होना, नहीं सर नहीं खेलेंगे, मैंने मना लिया चलो ये नहीं हम लोग दोस्त हैं खेलते हैं। तो अच्छा ये बताओ जुए की कंडीशन कौन डिसाइड करेगा, मैं या तुम? तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे पास पैसा कम है, मैं बोलूंगा 100 रुपए के साथ खेलो, क्या तुम खेलोगे? नहीं खेलोगे ना। तो तुम डिसाइड करो, बोलोगे सर देखो 90 रुपीज अपने जेब में रखो, 10 मेरे पास है, 10-10 का लगाओ खेलते हैं, बराबर है कि नहीं? तो जो कम होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है, अभी समझा? ठीक है, तो तुम्हारे पास 10 था, मेरे पास 100 था, तुमने कहा सर 90 जेब में रखो, 10-10 के साथ खेलते हैं, तो 10 मैंने भी लगाया, 10 तुमने भी लगाया, मेरा दुर्भाग्य तुम्हारा सौभाग्य, मैं हार गया तुम जीत गए। कितना जीते? 10 ही जीते हो, 10 तो तुम्हारा ही था, बराबर, जितना लगाया उतना ही तो जीता। तो अगर ये 1 मोल के लिए 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल के लिए 2 मोल ही तो बनेगा, अभी समझा? थोड़ा थोड़ा भाई 10 लगाया क्या 20 जीत लिया? 10 तो तुम्हारा ही था ना, तो 10 लगा के 10 ही तो जीता। तो अगर ये 1 मोल के लिए 2 मोल लग रहा है, तो ये भी 1 मोल के लिए कितना मोल बनेगा? 2 ही मोल बनेगा। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन करें और क्लियरिटी आएगी। चलिए ये सब नोट्स में है बेटा, हर क्वेश्चन नोट्स में, ठीक है, सब कुछ नोट्स में, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा बोलो। हाँ डिपेंड करे ना क्वेश्चन कैसा है बेटा। अभी अगर लिमिटिंग, सपोज करो ए के लिए लिमिटिंग रीजन की वैल्यू आती 3, ठीक है, बी के लिए लिमिटिंग रीजन वैल्यू आती 4, तब भी ए क्या होता? लिमिटिंग रीजन। तब मैं बोलता एक के लिए 3 लगेगा, तब एक के लिए 3। भाई लिमिटिंग रीजन क्या आया था? 2, ए का 2 आया था, बी का 3, जो छोटी वैल्यू थी वही लिमिटिंग रीजन थी, तब मैं बोल रहा हूं एक के लिए 2। अब सपोज करो ए का लिमिटिंग रीजन की वैल्यू आती 3, बी का आता 4, तब भी लिमिटिंग रीजन कौन होता? 3 वाला ही होता, तब मैं बोलता 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए। आ रहे क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन से और क्लियरिटी आए। रुको देखिए सेकंड क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, समझने की कोशिश करिए बेटा प्लीज। N2 plus 3H2 gives 2NH3। बेटा फालतू की बातें मत करें, हाँ ठीक है, समझिए, क्योंकि मेरा जो दूसरा वाला स्वरूप है वो नहीं देखो तभी अच्छा रहेगा, बात समझा? हाँ क्योंकि ऐसा नहीं है तो पहले बैच हो, बहुत सारे बैच आए निकाल दिए, तुम्हारे आगे के 8 लोग 8 साल निकल गए। हाँ तो मैं दूसरा रूप दिखाऊंगा, तुम परेशान हो जाओगे। अपना प्यार से पढ़ा रहा हूँ, प्यार से पढ़ो, और स्मार्ट बनोगे तो स्मार्ट बाहर निकाल के खत्म कर दूंगा तुम्हारी अभी, ठीक है? हमको मुझसे स्मार्ट लोग पसंद ही नहीं। चलो 4 मोल और यहां दिया मुझे 6 मोल, और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। इतना समझिए ना बेटा, क्यों? देखो तुम्हारे कंसंट्रेशन पे है, पहले ही टॉपिक खराब है, यहाँ तुम उसमें से फालतू बातें कर रहे हो। अगर समझना है तो दिमाग यही होना चाहिए, और गारंटीड है जितनी देर पढ़ाऊंगा अगर तुम यहाँ पे दिमाग रखोगे समझ में चीजें आएंगी, ठीक है? अब फिर दो कहानी वही है, आपको 2 रिएक्टेंट दिए, उनके मोल्स वगैरह दिए हैं, और आपसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, यानी लिमिटिंग रिएजेंट अप्लाई करना पड़ेगा फंडा, कि जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट दिए जाएं और आपको प्रोडक्ट वगैरह के मोल पूछे जाएं, तो आपको क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से सॉल्व करना है। तो यानी पहला मेरा टास्क है, ये गिवन मोल है बेटा, जो अपने को दे रखा है कि गिवन मोल, अपना ये टास्क है कि ये डिसाइड करूं कि नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है या हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। चलिए निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। नाइट्रोजन का गिवन मोल कितना है बेटे? स्टोइकियोमेट्री 4, बराबर। चलिए यहां पे देखिए गिवन मोल स्टोइकियोमेट्री 2 मोल। अब की बार बताइए कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? हाइड्रोजन। अब सारी रिएक्शन कौन गवर्न करेगा? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि नाइट्रोजन तुम मेरे साथ कितना रिएक्शन करोगे, और हाइड्रोजन डिसाइड करेगा अमोनिया तुम कितना बनोगे, ठीक है? क्योंकि हाइड्रोजन है लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए लाइन मार देता हूं। अब क्या होगा बताइए, फिर से वही कहानी, 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए। ध्यान समझना, भले यहां 3 लिखा है, पहले मैं नहीं बोला, पहली लाइन क्या बोलोगे? 1 मोल के लिए 2 मोल, तो 3 मोल के लिए कितना चाहिए? 6 मोल चाहिए, और दिया भी कितना है? 6 मोल दिया है, 6 मोल चाहिए, हो गया 0, खत्म, हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया पूरा। अभी भी समझ में थोड़ा थोड़ा बड़ा समझ में आना? देखो मैंने क्या बोला, लिमिटिंग रीजन कौन आया? हाइड्रोजन। तो पहली लाइन क्या बोलोगे हमेशा? 1 मोल के लिए 2, एक भले यहाँ पे 3 लिखा हो 4 लिखा हो, पहली लाइन क्या बोलोगे? 1 मोल के लिए 2,
तो 3 मोल के लिए 6 मोल चाहिए, और इसका गिवन मोल भी कितना है 6 मोल चाहिए था। 6 मोल तुमको दे रखा था, पूरा रिएक्ट करके जीरो नहीं हो गया, यानी खत्म हो गया ये। अच्छा, अब इसके लिए भी आओ, सेम लाइन बोलना। अगर इसके एक के लिए 2 चाहिए, इसके भी एक के लिए कितना चाहिए, नहीं, अगर इसके एक के लिए 2 चाहिए तो इसके भी एक के लिए 2 ही चाहिए, और ये है भी कितना, एक के लिए 2 चाहिए, लेकिन कितना दे दिया तुमको, 4 दे दिया था, चाहिए था 2, बच गया 2 मोल एक्सेस जो बच गया रिएक्शन। थोड़ा थोड़ा बढ़ा के नहीं कंसेप्ट आपको समझ में, ठीक है। चलो, अब अमोनिया के मोल कौन डिसाइड कर रहा है, हाइड्रोजन। इसके एक के लिए कितना चाहिए था 2, तो इसके एक के लिए कितना बनेगा 2, और ये है कितना 2, एक के लिए 2 बनेगा, 2 के लिए 4, यानी ये बनेगा 4 मोल। क्वेश्चन खत्म। समझा? अभी तो डाउट नहीं हो रहा है? अगला क्वेश्चन ले। अभी भी डाउट है, फिर से समझाऊं? कौन सा गया, किसी को आ रहा है ना? पहले क्वेश्चन तक दिक्कत होती है यहाँ। हाँ, फिर से बता दो बेटा। देख, यहां तक समझा क्या लिमिटिंग रीएजेंट कैसे निकाला जाता है। गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, जो वैल्यू कम आए वही लिमिटिंग रीएजेंट है। इत्मीनान समझो, जो लिमिटिंग रीएजेंट आ जाना बेटा, पहली लाइन क्या बोलोगे, एक के लिए 2 चाहिए, भले यहां 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, पहले एक के लिए 2 चाहिए, बट है कितने मोल 3, 3 के लिए फिर कितना चाहिए 6, और आपको इसके मोल भी कितने दे रखे हैं 6 चाहिए था, 6 दे रखा था, तो रिएक्ट करके 0 हो गया ना पूरा। बात समझा? अब इसका अगर एक के लिए 2 मोल चाहिए, तो इसको भी एक के लिए 2 मोल ही रिएक्ट करना होगा, और ये एक ही मोल है, एक के लिए 2 रिएक्ट करना होगा, 2 मोल रिएक्ट करना होगा, तो इसके मोल कितने दिए हैं 4। अब एक के लिए 2 ही रिएक्ट करना है, इसको 4 दे दिया है, तो 4 - 2 यानी 2 मोल, ये बच गया, 2 मोल रिएक्ट कर गया, 2 मोल बच गया। इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट, जो ज्यादा है रिएक्शन में। अच्छा, अगर ये एक के लिए 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो ये एक के लिए 2 मोल बनेगा, एक के लिए 2 मोल बनेगा, और है कितने मोल 2 के लिए कितना बनेगा, बन गया 4 मोल, खत्म। समझ में आ गया अच्छे से? अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा देता थोड़ा सा। क्या बोलता है, जैसे मैं अमोनिया का मोल पूछा, वो बोलता अमोनिया का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ाता क्वेश्चन, तुमको परेशान करने के लिए। क्या बोलता कि when 4 mole of nitrogen 6 mole of hydrogen react, then find out the volume of ammonia gas at STP। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले तुम मोल निकाल लेते। फिर अगर याद करो मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स को, मैंने बताया था कि किसी भी एक मोल का जो वॉल्यूम होता है एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है, 4 मोल का कितना होता है 4 × 22.4। आगे क्वेश्चन बढ़ा लेता हूँ, तुमसे मास पूछ लेता अमोनिया का, मोल पता है, तुम नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास भी तुम निकाल देते हैं, यहां से कुछ भी कर सकते हो मोल निकालने के बाद। बात समझा क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी तो बेटा डाउट नहीं है, समझा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक आप सॉल्व करो क्या, दिमाग लगाना जरा, ठीक है? चलो एक आप सॉल्व करिए। 6 मोल ऑफ Fe, 6 मोल ऑफ आयरन react with 9 mole of oxygen, 9 mole of oxygen, then find out number of moles of Fe2O3 form। मैं आपको इक्वेशन भी लिख देता हूं, 4Fe plus 3O2 gives 2Fe2O3। अब आपको दिया है जो भी गिवन मोल दिया है, अब आप आगे अपने आप करें और मुझे आप बताएं कि इसके कितने मोल्स बनेंगे, यही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 कितने हैं? गिवन मोल ये दिया है, 6 मोल आयरन गिवन मोल है, 9 मोल ऑक्सीजन का गिवन मोल है। तुमका बेटा दिख नहीं रहा है?
मैंने बैलेंस इक्वेशन लिखी है, गिवन मोल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो 6 मोल Fe, ये Fe का गिवन मोल है, 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का गिवन मोल है, ठीक है। Fe लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, Fe का मतलब आयरन होता है बेटा, ये ऑनलाइन वाले रिएजेंट। यस, देखो ऑनलाइन में आंसर आ गया मानवी का, बहुत बढ़िया, 3 मोल, यस यस यस। समझ में आ रहा है? हो गया, आ गया सबका, आ गया बेटा? 3 मोल्स, नहीं डाउट है? बताना पड़ेगा मुझे, बताना है? अच्छा ठीक है, चलो देखो, जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, फिर समझते हैं। देखो ये बैलेंस इक्वेशन दी है, अच्छा देखो गिवन मोल क्या है समझिए, कोई बात नहीं, नहीं आया। आयरन का गिवन मोल कितना दिया है? 6 मोल। ऑक्सीजन का गिवन मोल कितना दिया है? 9 मोल। और इसका तो निकालना है अपने को, पहले तो ये डिसाइड करें, ये 2 मोल नहीं है, ये तो निकालना है आपको कितना है, ठीक है। तो अब पहले डिसाइड करें कि आयरन और ऑक्सीजन में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो 6/4 यानी 1.5, ठीक है। और ये हो गया गिवन मोल 9/3 यानी 3 मोल, बराबर। तो छोटी वैल्यू कौन है? 1.5। इसका मतलब आयरन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बराबर। पूरी रिएक्शन को कौन डिसाइड करने वाला है? आयरन। यानी ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगा ये कौन डिसाइड करेगा? Fe2O3 कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? आयरन। चलिए फिर वही कहानी, एक के लिए 1.5, एक के लिए 1.5 चाहिए, तो 4 के लिए 4 × 1.5 यानी 6 मोल चाहिए, और आपको दिया भी कितना है? 6 मोल। 6 - 6 = 0। खत्म हो गया, समझा? आइए, एक के लिए 1.5, तो ये भी एक के लिए 1.5, तो 3 के लिए कितना चाहिए? 3 × 1.5 यानी 4.5, और दिया कितना है? 9, तो 9 मोल दिया है, बट चाहिए अपने को केवल 4.5, यानी 4.5 मोल बच गया, ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। समझ में आया? अच्छा, एक के लिए 1.5 चाहिए, तो ये भी एक के लिए कितना बनेगा? 1.5। 2 मोल के लिए कितना बनेगा? 2 × 1.5 यानी 3 मोल। ये हो गया आंसर, समझा? अभी तो डाउट नहीं है, एक और क्वेश्चन दे। चल थोड़ा सा बढ़ाऊंगा क्वेश्चन को, इस बार मोल नहीं आपसे मास पूछूंगा, ठीक है। बट पहले आप मोल निकाल लेना, फिर मास अपॉन मोलर मास करके मास बता देना मुझे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री पे आते हैं। अभी तो डाउट नहीं हो रहा लिमिटिंग रिएजेंट में? शुरुआत देखो जब किया था तो बहुत अजीब लग रहा था ना, मैंने बोला धीरे धीरे परफेक्शन आएगा, परेशान नहीं। आइए, when 2 ग्राम, क्वेश्चन नोट करिए, when 2 ग्राम ऑक्सीजन react with
8 gram hydrogen, then find out mass of water molecule form। यानी जो पानी बनेगा उस मॉलिक्यूल का मास बताइए। परेशान मत होना, कहां पहले मोल तो निकालना ही पड़ेगा। एक बार मोल निकल आया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास करके मास निकाल लेना। पहले मोल निकालो। चलिए मैं आपको बैलेंस इक्वेशन लिख देता हूं। 2H2 plus O2 gives 2H2O। अब आपकी कहानी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, एक आध दो स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा पहले से, ठीक है? क्योंकि इस बार हर क्वेश्चन में क्या कर रहा था, डायरेक्ट आपको मोल दे देता था। इस बार मैंने दोनों के गिवन मोल ही नहीं दिए, इस बार दोनों के क्या दिए हैं, गिवन मास। पहले मास अपॉन मोलर मास करके तुमको मोल निकालना होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। चलिए आपकी हिंट के लिए आपको बताता हूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ठीक है, करिए जरा इस क्वेश्चन को। एक स्टेप पीछे ले गया आपको, गिवन मोल इस बार नहीं दिया, मोल आपको इन दोनों का खुद निकालना होगा। देखिए इसका मास कितना दिया है आपको हाइड्रोजन का, 8 ग्राम, इसका मास दिया है 2 ग्राम। बट आपको मास का मतलब है नहीं, इसका क्या निकालना होगा, मोल। बस इसको मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल लो पहले। समझदार हो। H2 का मोलर मास क्या होगा, O2 का मोलर मास क्या होगा, एक एटम का मास 16 ग्राम है, तो आता है ना मोलर मास निकालना। अरे पढ़ाया था बहुत पहले की बात, तो महीने क्या 2-4 महीने बीत गए होंगे। ये जो है बेटा ये गिवन मास है, तो आप खुद दिमाग लगाओ कि लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए तो गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री करना है। इस बार तो गिवन मास दिया, पहले इस मास को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल में, और मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास रखिए 8 ग्राम, हाइड्रोजन का H2 का मोलर मास कैसे निकालोगे, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम का है, दो हाइड्रोजन है तो 1 × 2 यानी 2 ग्राम हो गया मोलर मास हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का मोलर मास कैसे निकालोगे, O2 का, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ग्राम, तो 2 × 16 यानी 32 ग्राम इसका मोलर मास होगा। अब तो आगे बढ़ा लो, मैं तो मोलर मास भी निकाल दिया दोनों का।
आया बेटा? क्या 4 मोल आया पानी का? पानी का मोल ही 4 आया? गलत है, समझा रहा हूँ बेटा? नहीं आया? किसी का आंसर नहीं आ रहा है? आ रहा है? चलो 2 मिनट और दे देता हूँ, फिर समझाता हूँ मैं। आया? मतलब ये पहला लेक्चर में क्या बोलूं? हाँ हाँ, मैं तो लोग इसमें बोलते नहीं। तो मुझे बहुत गर्मी है। तुम थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग कर लिया करो ना, सिर्फ आप प्यार नहीं पकड़ के बैठते हो। हाँ बेटा, दिखता नहीं ना, जाने तो क्या है, कोरोना वोरोना का तुम लोग अलग रखते हो, किसी को हुआ तो नहीं था ना? चमरस खाते हो? आया बेटा प्रोग्रेस में? आ रहा है प्रोग्रेस में? नहीं आ रहा है? आएगा, थोड़ा सा हमको लगता है जल्दबाजी कर गए तुम लोग। मोल निकाल लिए क्या दोनों का? हाइड्रोजन का मोल कितना आया? 4 मोल। और ऑक्सीजन का कितना मोल आया? 16 आया कि 1/16? ना, तो लिमिटिंग रीजन कौन है? तो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो फिर? अरे जब ऑक्सीजन भाई 1/16 भैया 4 से छोटा होता है मालिक, तो ऑक्सीजन तो हुआ ना लिमिटिंग रीजन। बस कहानी फिर स्टार्ट कर दो, 1 के लिए उतना, तो कितने के लिए? हाँ तो 1/8 बराबर ना? तो बस चलो मैं करता जान आया ना, तो बस खत्म हो गया ना क्वेश्चन। 1/8 मोल पानी का आ गया, तो बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी 1/8। पानी का मास निकालना, मोलर मास 18 होता है, 18/8 करो 2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। मैं आगे बढ़ूं? चलो देखो, परेशान मत हो, घबराओ नहीं। इसको जरा मैं ऊपर ले लेता हूं क्योंकि इन लोग को नहीं दिखेगा। क्वेश्चन तो समझ गया हो ना? परेशान नहीं होने का, थोड़ा सा क्या ट्विस्ट लाते घबरा जाते हो। देखो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स वाटर। वाटर का अपने को मास पूछ रहा बेटा, ध्यान दो। इसका अपने को इस बार ना तो मोल दिया, अपने को दोनों रिएक्टेंट के मास दिए। हाइड्रोजन का दिया बेटे 8 ग्राम, ऑक्सीजन दिया 2 ग्राम, और साहब इनका इस बार पूछ रहा है मास ही बता दीजिए, मास ऑफ वाटर बराबर। तो यार देखो, 2 रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट का मास मोल वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के बिना तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए भी अपने को हाइड्रोजन का क्या चाहिए? गिवन मोल। क्या दिया है? क्या नहीं, इस बार तो गिवन मास दिया है, और अपॉन स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये तो पता है। यानी गिवन मोल ना तो मुझे हाइड्रोजन का पता है ना ही ऑक्सीजन का पता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो? यानी इन दोनों के मोल निकाल ले जाए पहले। तो चलिए मोल निकालते हैं पहले दोनों के। मोल कैसे निकलता है? मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है? 8 ग्राम। मोलर मास कितना होगा? 2 ग्राम। भैया H2 का मास कितना होगा? एक हाइड्रोजन 1 ग्राम का होता है, तो 2 × 1 यानी मोलर मास 2 ग्राम। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं सबके एटॉमिक मास को जोड़ दो तो मोलर मास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स ऐड होंगे? 2। एक एटम का मास 1 ग्राम, 2 का कितना होगा? तो पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया? 2 ग्राम। इसी को मोलर मास बोलते हैं, मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, तो 8/2 समझा? कितना है बेटे? 4। चलिए ऑक्सीजन का मोल निकालिए, मास अपॉन मोलर मास। मास दिया 2, और O2 का मोलर मास कैसे निकलेगा? एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, यानी एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, तो 16 × 2 यानी 32 ग्राम मोलर मास आ गया। तो यहाँ पे 2/32 कर दो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 1/16। ये मोल आ गए। यही अब मान लो कि यही गिवन हो गए, हालांकि मास दिया था बट तुम कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, गिवन मोल दे दिया। ठीक है, आइए अब क्या निकालें? लिमिटिंग रिएजेंट दोनों में से कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मास गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री।
तो हाइड्रोजन का मोल 4 और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, यानी कितना 2 मोल, यानी 2, चलो मोल नहीं लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, गिवन मोल कितना है 1/16, स्टाइकियोमेट्री 1 O2 का, यानी ये 1/16 ही आया। तो बताइए 2 छोटा है या 1/16 छोटा है? इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। इतना डिसाइड हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। चलिए, तो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। आइए, अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो उसके एक के लिए 1/16 मोल चाहिए, पहली लाइन तो यही बोलना है, एक के लिए 1/16, और यहाँ है भी कितना, एक, तो एक के लिए 1/16 चाहिए, तो 1/16 मोल मुझे चाहिए था, और कितना मोल है मेरे पास इसका, खत्म हो गया कि नहीं, ये 0 कंज्यूम हो गया पूरा ऑक्सीजन, ठीक है। आइए, अगर ये एक के लिए 1/16 तो ये भी एक के लिए 1/16, तो 2 के लिए, क्योंकि ये 2 दिया है ना, एक के लिए 1/16 तो 2 के लिए 2 × 1/16, यानी 1/8 कर दो, 1/8। अच्छा, 1/8, और ये दिया कितना मोल है इसका, 4 मोल मेरे पास थे, बट रिएक्ट कितना करना है, केवल 1/8, 8 4 जा 32, 32 - 1 31/8 मोल ये बच गया। समझ में आया? अब ये कितना बनेगा भैया, एक के लिए 1/16 रिएक्ट करना है, तो ये एक के लिए कितना बनेगा 1/16, और यहाँ है कितना, एक, तो ये भी कितना बनेगा आपका, सॉरी बैलेंस नहीं, 2, हाँ, तो एक के लिए 1/16, तो 2 के लिए 2 × 1/16, यानी 1/8 मोल वाटर बन गया। बट क्वेश्चन अगर पूछा होता कि वाटर के मोल निकालिए तो क्वेश्चन खत्म था, लेकिन पूछा क्या है, मास निकालिए। तो अपने को पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू होगा बेटा मास ऑफ वाटर अपॉन मोलार मास ऑफ वाटर। चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो गया 1/8 मोल, मास निकालना है x ग्राम मान लीजिए, ठीक है। मोलर मास वाटर का भैया H2O 18 आएगा, 2 × 1 + 16 यानी 18 ग्राम, तो ये हो गया 18, यानी 8x = 18, x = 18/8, 8 2 जा 16, बचा कितना 2 और 20, 8 2 जा ना 2.2 के समथिंग आंसर आएगा, 2.25 ग्राम, ये हो गया। अभी समझ में आया? टफ लग रहा है? फिर से बताना है एक बार और, नहीं समझा, नहीं समझा, एक बार और बता दो। चलो देखो, ये क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है, समझिएगा, और आपको मास दे रखा था कि आपके पास हाइड्रोजन का 8 ग्राम है, ठीक है, और ऑक्सीजन का 2 ग्राम है। आप देखो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, तुम लोग कभी क्या सोच रहे हो कि 1 मोल है तो यहाँ 32 ग्राम होना चाहिए, ये दिमाग में मत लाओ, वो तो बैलेंस इक्वेशन है, और ये आपको डेटा दिया है कि मेरे पास हाइड्रोजन 8 ग्राम ही है, मेरे पास ऑक्सीजन 2 ग्राम ही है, और ये बस समझो सर यहाँ 1 मोल लिखा है सर 32 ग्राम होना चाहिए। क्वेश्चन जैसा है वैसा सोचो, ठीक है। अब ऐसा सोचोगे कि यहाँ 1 मोल तो है सर 32 ग्राम होना चाहिए, होना तो चाहिए, बट है ही नहीं ना 32 ग्राम मेरे पास, तो 2 ग्राम दे रखा है और इसका मास पूछ रहा है, तो भाई 2 रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं और वाटर का मास पूछा जा रहा है, यानी लिमिटिंग रीजेंट के विदाउट ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लिमिटिंग रीजेंट या तो हाइड्रोजन होगा या तो ऑक्सीजन होगा, और लिमिटिंग रीजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री तो साहब मुझे हाइड्रोजन का भी पता है 2 मोल, ऑक्सीजन का भी पता है 1 मोल, बट मोल तो दोनों के नहीं पता है, हमें पता क्या है दोनों का, मास। तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा, दोनों के मोल निकाला जाए, क्योंकि बिना मोल निकाले तुम तय ही नहीं कर पाओगे कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो पहला टास्क क्या है, मोल निकालना। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो हाइड्रोजन का मास कितना 8 ग्राम, मोलर मास कितना 2 ग्राम, तो मास अपॉन मोलर मास किया तो हाइड्रोजन का मोल आ गया 4, इतना समझा। ऑक्सीजन का मोल निकालूंगा तो ऑक्सीजन का मास कितना 2 ग्राम, मोलर मास कितना 32, 1/16, ये मोल आया। अभी अब हम तैयार हैं ये तय करने के लिए कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है या ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि मोल आ चुका है।
अब अप्लाई करेंगे लिमिटिंग रीजन का फंडा दोनों के लिए, दोनों रिएक्टेंट के लिए। चलिए हाइड्रोजन के लिए लिमिटिंग रीजन का फंडा लगाऊंगा तो गिवन मोल हाइड्रोजन का तो भैया 4 जो मैंने निकाला, भले गिवन नहीं था मैंने निकाल लिया 4, और स्टोइकियोमेट्री 2, 4/2 2। ऑक्सीजन के लिए लिमिटिंग रीजन के लिए गिवन मोल 1/16, स्टोइकियोमेट्री 1 कितना आया 1/16। तो 2 बड़ा है या 1/16? 2 बड़ा है, 1/16 छोटा है। जो छोटा होता है वही क्या होता है लिमिटिंग रीजन। इसका मतलब तय हो गया ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। इतना तय हुआ कि नहीं? ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कितना रिएक्ट करेगा डिसाइड करने वाला ऑक्सीजन है। पानी का कितना मोल बनेगा वो हाइड्रोजन डिसाइड नहीं कर सकता, वो डिसाइड करेगा ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए इतना आपका आ गया कि भैया लिमिटिंग रिएजेंट ये है। तो याद करिए हमने लाइन खींच दिया। पहली लाइन क्या बोलते हैं, एक के लिए जितना लिमिटिंग रीजन की वैल्यू है एक के लिए उतना ही चाहिए, जितना लिमिटिंग रीजन की वैल्यू है एक के लिए उतना ही मोल चाहिए। तो एक के लिए कितना चाहिए 1/16, और यहाँ ऑक्सीजन का मोल भी कितना है एक ही मोल है, यानी 1/16 चाहिए। और हमारे पास ऑक्सीजन के मोल कितने अवेलेबल हैं 1/16 मेरे पास थे, और इसको 1/16 चाहिए भी थे। तो 1/16 में से 1/16 रिएक्ट कर गए, खत्म हो गया। भाई लिमिटिंग रीजन का मतलब ये होता है जो रिएक्शन के दौरान पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए, बिल्कुल भी ना बचे। अच्छा, अगर ये 1 के लिए 1/16 इसका चाहिए तो इसके भी 1 के लिए 1/16 ही चाहिए। तो 1 के लिए 1/16 चाहिए, बट ये है कितना 2, 2 मोल के लिए फिर कितना चाहिए 2 × 1/16 यानी 1/8 मोल चाहिए। और इसका मोल कितना दिया है 4, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट केवल कितनी है 1/8। 4 दिया था बट मुझे पूरा 4 नहीं चाहिए, मुझे केवल 1/8 रिएक्शन कराना है। 4 - 1/8 31/8 मोल ये बच गया। अभी समझा? अच्छा, वाटर कितना बनेगा लिमिटिंग रीजन डिसाइड करेगा। लिमिटिंग के लिए एक के लिए कितना चाहिए था 1/16, तो ये भी एक मोल के लिए कितना मोल बनेगा 1/16। और वाटर है कितने मोल 2 मोल, 2 के लिए कितना बनेगा 2 × 1/16 यानी 1/8 मोल। अभी समझा? तो पानी का मोल आ गया 1/8 मोल। बट क्वेश्चन क्या था मोल नहीं मास बताइए पानी का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनीथिंग कुछ भी हो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स पानी का हमने कितना निकाले बेटे 1/8 रख दिया। मास निकालना है x ग्राम मान लिया, और मोलर मास पानी का कैसे 2 हाइड्रोजन 2 × 1 ग्राम, एक ऑक्सीजन 16 ग्राम 18 ग्राम आ गया, तो मोलर मास 18, बस सॉल्व कर दिया आंसर आ गया। अभी समझा? मान लो और यही पानी जो बनता गैसियस फॉर्म में बनता सपोज करो, और आपसे पूछ लेता भैया वॉल्यूम पानी का बता दो एसटीपी पर, तो हम क्या करते भैया 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना 22.4 मिल, तो 1/8 मोल का बता देते कितना होगा। समझा ना? 1/8 × 22.4 कुछ भी डिसाइड कर सकते थे। अभी समझ में आया कि नहीं? अभी तो डाउट नहीं रह गया। अब लिमिटिंग रीजन का फंडा क्लियर हो गया, टॉपिक को आगे बढ़ाएं आप। चलिए अब अगला टॉपिक है आपका रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। देखिए अपने को तीन क्वेश्चन करने में 45 मिनट लग गए समझाने में इस टॉपिक को। अब जो टॉपिक है वो आसान रहेगा, बट उसके लिए तुमको मोलर मास वगैरह निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब जो टॉपिक है इतना खतरनाक नहीं रहेगा, नॉर्मल तुम जो 9th 10th में करते आ रहे हो वही करना है। अब मतलब यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते थे तुम 9th 10th में। यूनिटरी मेथड जानते हो ना? अरे यार क्या बोलते हो, इबारती प्रश्न 10, अगर कोई चीज 10 रुपए में इतनी मिलती है 2 रुपए में कितनी मिलेगी, ऐसे वाले क्वेश्चन ना वैसे ही आप सॉल्व करना है रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। हमको इतनी भी हिंदी नहीं आती ना, तो हर चीज का हिंदी में पूछा करो, इतना सोचना पड़ता नहीं। ठीक है, रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री देखो जरा समझना, क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। 4 रिलेशन अपने को पढ़ना है, मोल मोल रिलेशन, मास मास रिलेशन, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन। अब देखो यार तुम इस सब में आ गए, केमिस्ट्री में आ गए, ऐसे ही रिलेशन पढ़ने हैं, वो अपने वाले भूल जाओ, ये रिलेशन वो रिलेशन वो सब नहीं चलेगा। अब क्या मोल मोल रिलेशन, तुम लोग का भी होगा कुछ, बट उसको यहाँ नहीं लगाना है। रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री आपको अपना आप क्या करना, केमिस्ट्री में रिलेशन देखना है, जायज है कि नाजायज है, मोल मोल में रिलेशन, ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम में रिलेशन। ठीक है, आइए देखिए क्या होता है रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री, इत्मीनान समझिएगा। और आप बोल रहे हो कि आपने कभी ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं,
यूनिटरी वाला, तो यूनिटरी के कुछ रूल्स होते हैं बेटा यूनिटरी लगाने के, क्योंकि देखो बच्चों को यहाँ भी दिक्कत आती है जबकि क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। यूनिटरी लगाने के लिए क्या होता है, जो भी नोन चीजें होती हैं उनको अपन लोग लेफ्ट में लिखते हैं, और जो भी अननोन चीजें होती हैं उनको राइट में लिखते हैं। शायद आपको जूनियर क्लास में आपके अध्यापक ने बताया होगा, ठीक है, नोन चीजों को लेफ्ट में लिखते, ये भी नहीं बताया, ठीक है, अननोन चीजों को राइट में लिखते हैं। जैसे बोला कि मान लीजिए जैसे सपोज करिए a प्लस बी गिव सी, ठीक है, बोला अगर मेरे पास a का 1.5 मोल है, ठीक है, a का 1.5 मोल अगर मेरे पास है तो बताइए b और c के कितने कितने मोल बनेंगे। तो a का मुझे पता है कि मुझे 1.5 मोल ही रिएक्ट कराना है, तो a के बारे में जो कुछ लिखूंगा सब लेफ्ट में लिखूंगा। निकालना किसका मोल है, b का, तो b के बारे में जो कुछ भी लिखूंगा इक्वल टू के राइट में लिखूंगा। सी का मोल निकालना है तो राइट में लिखूंगा। यानी जो भी चीजें नोन है, नोन बस इतना ही था कि मुझे ए का 1.5 मोल रिएक्ट कराना है, तो बी और सी के बी के मतलब अगर ए का 1.5 मोल रिएक्ट करेगा तो बताइए बी के कितने मोल रिएक्ट करेंगे, और अगर ए का 1.5 मोल रिएक्ट करेगा तो सी के कितने मोल बनेंगे। ठीक है, तो सी के कितने मोल बनेंगे ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, अननोन है वो, तो उसको हमेशा राइट में लिखेंगे। सी के बारे में जो भी जानकारी है, आपको नोन केवल कितना है कि ए का 1.5 मोल रिएक्ट कराना है, वो आप लेफ्ट में लिखोगे। ठीक है, कि when 1 mole of A react 1 mole of C are formed, when 1.5 mole of A react 1.5 mole of C are formed। करते हैं क्वेश्चन, परेशान मत, ऐसे हम बताऊंगा कुछ नहीं समझेगा। चलिए हम एक क्वेश्चन ऐसे बताते हैं आपको, हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन लेते हैं 2b + 3c। मान लो ये एक केमिकल इक्वेशन है। अब आपसे क्या बोला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A क्या कहलाता है बेटा, रिएक्टेंट। हाँ, जो रिएक्शन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। आपने शायद ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा कि सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट इक्वल टू रिएक्टेंट। रिएजेंट भी दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। हाँ, तो एक क्या है आपका रिएक्टेंट, बी और सी क्या है बेटे, प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट। अच्छा, ए के सामने कुछ नहीं लिखा है यानी 1 है, बी के सामने क्या लिखा है 2, और सी के सामने क्या लिखा है 3। ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने जो नंबर्स लिखे जाते हैं उसको या तो नंबर ऑफ मोल्स बोल दीजिए, या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, अच्छी लैंग्वेज में उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले मुझे पढ़ना है यहाँ पे मोल मोल रिलेशन। मोल मोल रिलेशन मतलब क्या होगा, जरा समझिएगा। पहले पैटर्न क्वेश्चन का, आपको एक केमिकल इक्वेशन दे देगा, आपको किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मोल बता देगा, बाकी जो भी इन्वॉल्व होंगे उसमें उनका मोल पूछेगा। यानी मोल देके ही बाकी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के मोल पूछे जाएंगे, उनको बोलेंगे मोल मोल रिलेशन। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं उठा लेता हूं, सपोज करो A gives 2b + 3c। क्वेश्चन मुझे क्या दिया इसमें कि when 1.5 मोल ऑफ A react, 1.5 mole of A react, then how many moles of B and C? How many moles of, then how many moles of B and C are formed? तो अच्छा बताइए, आपको बताया कि जब A का 1.5 मोल रिएक्ट करे तो B और C के कितने कितने मोल बनेंगे, तो आपको दिया भी क्या, मोल, पूछ भी क्या रहा है, मोल। तो हुआ ना मोल मोल रिलेशन, किसी एक का मोल देके बाकी का मोल पूछ रहा है। मास मास में क्या होगा, किसी इन तीनों में से किसी एक का मास देगा बाकी का पूछ लेगा। वॉल्यूम वॉल्यूम में क्या होगा, एक का वॉल्यूम देगा बाकी का पूछ लेगा। बात समझा अभी क्या, तो 1.5 मोल एक जब रिएक्ट करेगा तो बी और सी के कितने कितने मोल बनेंगे। चलिए आंसर देखिए कैसे लिखोगे आप इसको। पहले बी का मोल निकालूंगा। अच्छा, बी मेरे लिए अननोन है, कितना बनेगा ये मुझे नहीं पता, तो बी के बारे में जो कुछ भी लिखूंगा राइट में लिखूंगा। ए मुझे पता है कि मुझे 1.5 मोल ही रिएक्ट कराना है, ये नॉन फैक्टर है मेरे लिए, इसके बारे में सब ए कहां लिखूंगा, लेफ्ट में। अच्छा देखो, पहली लाइन क्या लिखना, मुझे पता करना है कि जब 1.5 मोल ए रिएक्ट करेगा तो बी के कितने मोल बनेंगे। तो पहली लाइन क्या लिखना, ए और बी में तुम्हारी रिएक्शन तुमको क्या दिख रहा है वो लिखना। यहाँ क्या है 1, इसका व्हेन 1 मोल ए रिएक्ट 2 मोल्स बी आर फॉर्म्ड। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन क्या दिख रहा है, जब ए का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो बी के 2 मोल बन रहे हैं, ये तुमको रिएक्शन में दिख रहा है। तो पहली लाइन तो रिएक्शन वाली ये लिखोगे क्या, व्हेन 1 मोल ए रिएक्ट। अब आपको लग रहा होगा सर आप ए को लेफ्ट में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये नोन है ना, इसी का 1.5 मोल मुझे रिएक्ट कराना है। बी कितना मोल बनेगा ये तो मुझे निकालना है, वो नोन है। तो पहला लाइन क्या लिखोगे, जो तुमको रिएक्शन में दिख रहा हो,
कि व्हेन 1 मोल ए रिएक्ट 2 मोल्स बी आर फॉर्म्ड, 2 मोल्स बी आर फॉर्म्ड। ये आपको साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब 1 मोल ए रिएक्ट कर रहा है 2 मोल बी बन रहा है। बट क्या मेरा क्वेश्चन 1 मोल के लिए था क्या ए का? मेरा क्वेश्चन तो जब 1.5 मोल ए रिएक्ट करे तो बी कितना बनेगा? तो इसका मतलब व्हेन 1.5 मोल ए रिएक्ट बी कितना बनेगा? 2 इंटू 1.5 मोल बनेगा क्या? यानी कितना बनेगा? 3 मोल। हो गया आंसर, बस बी का 3 मोल बनेगा। समझा? जब ए का 1.5 मोल रिएक्ट करेगा तो बी का कितना मोल बनेगा क्वेश्चन का। तो पहली लाइन हमेशा क्या लिखोगे नोन और अननोन की, कि जब 1 मोल, देखो इसके सामने क्या दिख रहा है 1, यानी अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन तुम्हें क्या दिख रहा है कि जब ए का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो बी के कितने मोल बन रहे हैं? 2। भैया जब इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल बन रहा है, तो इसका मतलब 1 के लिए डबल तो 1.5 के लिए 3। नहीं समझा? 1 के लिए 2 बन रहा है तो 1.5 के लिए 3 बनेगा, 2 के लिए 4 बनेगा, बराबर। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा सी कितना बनेगा। अब क्या है कि सी कितना बनेगा, चलिए तो सी के लिए पहली लाइन क्या लिखोगे? रिएक्शन में ए और सी में क्या रिलेशन दिख रहा है? कौन बताएगा? रिएक्शन में ए और सी में क्या रिलेशन दिख रहा है? जब 1 मोल ए का रिएक्ट कर रहा है तो 3 मोल सी का बन रहा है, ये अकॉर्डिंग टू रिएक्शन है। यानी व्हेन 1 मोल ए रिएक्ट, भाई जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करेगा। व्हेन 1 मोल ए रिएक्ट, सॉरी 3 मोल सी आर फॉर्म। ठीक है, जब 1 मोल ए का रिएक्ट कर रहा है तो सी के 3 मोल बन रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जब ए का 1.5 मोल रिएक्ट करेगा तो 3 इंटू 1.5 मोल सी का बनेगा। इसका मतलब 4.5 मोल सी का बनेगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझा? इसको बोलते हैं मोल मोल रिलेशन। मोल देके मोल पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दे, इस पे एक और कराऊं? एक और करा के फिर आप आइए, एक और मैं कर देता हूं, समझ लीजिएगा अच्छे से। चलिए एक और कर देता हूं, समझिएगा। क्वेश्चन देखिए बेटा, दिया 2a प्लस बी gives 3c प्लस 2d। ये एक हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन दिया। 2a प्लस बी gives 3c प्लस 2d। क्वेश्चन क्या है? When 5 moles of A react, 5 moles of A react, then what is the number of moles of? Then what is the number of moles of B, C and D? ठीक है, जब 5 मोल A का रिएक्ट कर रहा है तो बताइए B, C, D के मोल कितने होंगे? तो नहीं, B का तो ये निकालना पड़ेगा कि अगर A का 5 मोल रिएक्ट कर रहा है तो B का कितना मोल रिएक्ट करेगा, वो तो B रिएक्टेंट है। और अगर A का 5 मोल रिएक्ट कर रहा है तो C और D के कितने कितने मोल बनेंगे? चलो सबसे पहले B का मोल निकालें। आइए पहला B का मोल देखते हैं। अच्छा, इसके निकालने के लिए पहले A और B में आपको क्या देखना पड़ेगा? रिलेशन, जो आपको रिएक्शन में दिख रहा है। रिएक्शन में क्या दिख रहा है बताओ? When 2 मोल ऑफ A react, 1 मोल ऑफ B react। B फॉर्म मत कर देना क्योंकि रिएक्टेंट है। ठीक है, when 2 मोल ऑफ A react, 1 मोल ऑफ B react, ये दिख रहा है। When 2 मोल ऑफ A react, 1 मोल ऑफ B react। जब A का 2 मोल रिएक्शन कर रहा है तो B का 1 मोल कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब when 1 मोल A react, जब 1 मोल A रिएक्ट करेगा तो 1/2 मोल B रिएक्ट करेगा क्या? भैया 2 के लिए अगर 1 तो 1 के लिए आता है ना, बराबर। लेकिन अपने को क्वेश्चन कितने के लिए पूछा गया है? 5 मोल। जब A का 5 मोल रिएक्ट करे तो when 5 मोल ऑफ A रिएक्ट, 1/2 into 5, 5/2 यानी 2.5 मोल B रिएक्ट, तो B का मोल आ गया। समझा? समझा? तभी आगे बढ़ू। आ गया ना? और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेटा, अभी तो क्योंकि आपको इसको लिखना है तो लिखने तरीका, बाकी तो आपको एंट्रेंस में है तो देख के सोच करोगे कि भाई 5 मोल A के लिए B कितना करेगा, साफ साफ दिखा। 2 के लिए 1, आधा तो 5 के लिए 2.5, खत्म।
वहां थोड़ी इतना करेंगे हम एंट्रेंस क्वेश्चन में, अपना समय गवाएंगे इस क्वेश्चन में। वहां साफ साफ देख के पता चलेगा 2 के लिए 1 यानी हाफ है, तो 5 के लिए आधा, 10 देता तो 5। आया समझ में? तो ये हुआ बी का मोल। अच्छा अब सी का मोल निकालते हैं, रिएक्शन में काट देते हैं। तो एक ये दिक्कत होता है, इतने में लिखने में परेशानी होती है, और ये मेरे लिए बहुत नया है, क्योंकि अभी जब नॉर्मल कभी सगत पढ़ाने का मौका मिले इस साल, जब ये सब ना हो, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, वहां तक लिखता हूँ। ठीक है, लिखा है ना? हाँ, तो मेरी आदत है ये, इसमें मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है कि इतने में लिखना। वो क्या है, यहाँ से लेकर वहां तक लिखता हूँ, फिर तुम छापते हो, फिर मैं बाहर बैठ जाता हूँ, आराम करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ क्या कंटिन्यू मुझे बोलना पड़ रहा है, तो मेरे लिए बहुत दिक्कत है। 2a + b = 3c + 2d, आराम नहीं मिलता। चलो अब किसका मोल निकालना है बेटे? सी का। तो पहला लाइन क्या होना चाहिए? ए और सी में रिलेशन देखो। ठीक है, जो तुम गड़बड़ ये मत कर देना कि तुम लेफ्ट में सी लिख दो। यूनिटरी का मेथड क्या होता है, तुम्हें पता है कि ए का 5 मोल रिएक्शन कराना है, तो ए तुम्हारे लिए नोन फैक्टर है कि एक इसका मुझे 5 मोल ही रिएक्शन कराना है। उससे सी कितना मोल बनेगा ये तुम्हारे लिए अननोन बात है। ठीक है, तो सी के बारे में हर चीज राइट में लिखना है। तो पहली लाइन तो ए और सी में तुमको रिएक्शन में क्या दिख रहा है वो लिखो। When 2 mole of A react, 3 mole of C are formed, तो प्रोडक्ट है तो बनेगा। ठीक है, तो when 2 mole A react, जब A का 2 मोल रिएक्ट करेगा तो 3 मोल C are formed। ठीक है, ये तो रिएक्शन में दिख रहा है। हाँ, जब A का 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, C का 3 मोल बनेगा। अच्छा, इसका मतलब when 1 mole A react, 3/2 मोल C are formed, एग्री करते हो? इसका मतलब when 5 मोल A react, यही तो क्वेश्चन था, तो 3/2 × 5 यानी 15/2, बोले तो 7.5 मोल C का बनेगा। आ गया? तो C का भी आपने मोल निकाल लिया कि अगर A का 5 मोल रिएक्शन करेगा तो इसका 7.5 मोल बनेगा। अब किसका? मेरी बैटरी जा रही है। चेंज करना पड़ेगा। अब क्या निकालना है मुझे? डी। चलिए, तो पहली लाइन क्या, किसमें रिलेशन देखना मुझे? मेरे रिएक्शन में ए और डी में क्या रिलेशन दिख रहा है? आप बताइए क्या दिख रहा है? When 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट, 2 मोल्स ऑफ डी आर फॉर्म। अब आप समझदार हो कि 2 के लिए 2 बन रहा है, 5 के लिए 5 ही बनेगा। बराबर, बस लिख देते हैं। When 2 मोल ए रिएक्ट, 2 मोल डी आर फॉर्म। इसका मतलब when 1 mole A react, 2/2 mole of D are formed। समझदार हो, ये 1 ही आएगा। ठीक है, when 5 mole of A react, 2/2 × 5, ठीक है, 10/2 यानी 5 मोल D are formed। बताइए कोई दिक्कत हो रही है क्या ऐसे क्वेश्चन में? तो एक आपको दे फिर, चलिए करिए एक क्वेश्चन आप करिए, फिर मास मास रिलेशन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है। 2a gives b + 3c। ठीक है, आपसे बोला क्या? फॉर फॉर्मिंग 8 मोल्स ऑफ C, अगर आपको 8 मोल्स ऑफ C बनाना है, then how many moles of A are required? Then how many moles of A are required and how many moles of B are formed? How many moles of B are formed? निकालिए जरा भैया। ठीक है, इसको चेंज करा देता हूं।
अच्छा अभी कुछ कॉलेज में एग्जाम वगैरह बोला गया क्या आप लोग को? कुछ नहीं ना? इसका कुछ चैप्टर का डिमांड हो उसके बाद उसको स्टार्ट करूंगा लेक्चर ले रहे हैं ना। इसके बाद मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा दूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बाकी सर तो पढ़ा रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना। आया बेटा किसी का? 5.33 ए आया ना? 5.33 वेरी गुड। बी अभी निकालो ए 5.33 आएगा। 16/3 आया होगा 5.33। हाँ बराबर, ठीक 5.8 अमित, यस 5.33 ए सही है। ए का मोल 5.33 आना चाहिए। बी का 16 मोल
Yes, B is 2.66, right? सबका आ गया? अरे नहीं भाई, सबको देखने दो। आया बेटा? आया ना 5.38? हो गया भाई? सबका आया आंसर? नहीं आया, बताना पड़ेगा मुझे। देखो जरा बेटा, बात मत करो प्लीज भाई, बात नहीं, बात कहाँ परेशान रहते? हाँ, ध्यान दो बेटा, चिंता नहीं है। देखिए क्या बोला है कि अगर मुझे 8 मोल सी बनाना है, इस बार थोड़ा सा उल्टा मैंने क्वेश्चन दे दिया। बार बार इधर का देके इधर का निकालते थे, इस बार मैं प्रोडक्ट का देकर रिएक्टेंट वगैरह पूछ दिया कि अगर बोल रहा है आपको कि 8 मोल सी बनाना है तो उसके लिए ए के कितने मोल लगेंगे। ठीक है, अब जो नहीं लिख पा रहे हो क्या कर रहे होंगे, वो लेफ्ट में ए लिख दे रहे होंगे, वो गलती है। अपने को पता है कि सी का 8 मोल चाहिए, ये नोन फैक्टर है, उसके लिए ए कितना लगेगा ये अननोन है। बात समझा ना? ए निकालना है, ए अननोन हुआ, तो क्या पहले सी और ए में रिलेशन देखो क्या है। 3 मोल सी को बनाने के लिए 2 मोल ए का लगेगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ 3 मोल्स ऑफ सी, ऐसा लिखना था आपको, 3 मोल्स ऑफ सी, 2 मोल ए आर रिक्वायर्ड, यानी 3 मोल सी को बनाने के लिए ए का 2 मोल लगेगा। ये दिख रहा था रिएक्शन में। इसका मतलब फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल सी 2/3 मोल ए आर रिक्वायर्ड। सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ 8 मोल्स ऑफ सी, ये क्वेश्चन था, 2/3 इंटू 8, 16/3, यानी क्या 5.33 मोल ए आर रिक्वायर्ड। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, समझे? अब किसकी बात कर रहा है बेटा? वो बी कितना मोल बनेगा। जब 3 मोल सी बनता था तो 1 मोल भी बनता था। अब यही लाइन पकड़ लीजिए, इसको हटा रहा हूं कि क्या when 3 moles C are formed, then 1 mole B are formed। यानी जब C का 3 मोल बनता था तो B का 1 मोल बनता था। इसका मतलब जब C का 1 मोल बनेगा तो B का 1/3 मोल बनेगा। इसका मतलब जब C का 8 मोल बनेगा तो इसका 1/3 इंटू 8, ये क्या लिख दिया, 8 मोल सी बनाना ना, यानी 8/3 यानी 2.66 मोल भी बनेगा। समझा? अभी तो डाउट नहीं है? तो ये हो गया बेटा क्या, मोल मोल रिलेशन। मोल देख के हमने मोल पूछ लिया। नेक्स्ट लेक्चर अपन लोग स्टार्ट करेंगे मास मास रिलेशन। सब नोट्स इसीलिए हाथ में लेके पढ़ा रहा हूँ ना, क्वेश्चन वही मिले जो यहाँ में पढ़ा रहा हूँ।
इसे टुकड़े हमारा निकल गया, ए का निकल गया, हाँ ऐसा तो लिख सकते हैं ना वेन रिएक्टेंट। हाँ बराबर। तो चाहो ये स्टेप स्टेप भी कर सकते हो, तुम्हारी मैथ अच्छी है तुम डायरेक्ट निकालो यार, ठीक है, ये तो मैं बहुत बेसिक लेवल बता रहा हूँ। हाँ जब एक बार ए निकल गया तुम चाहो ए को लेके आगे प्रोसीड कर लो, तुम्हारी मर्जी, कैसा भी करो। चलो बाय।